स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। और मेरे पीछे का बैकग्राउंड अभी देख रहे हैं आप, ये अमृता हॉस्पिटल है और ये फरीदाबाद में मौजूद है। और आज यहाँ पर आने के पीछे का कारण ये है कि हम बात करने वाले हैं शोल्डर रिप्लेसमेंट के बारे में। हमें हमारे लाइफस्टाइल में हम चलते फिरते कभी भी ऐसा होता है कि हम फिसल जाएं या फिर किसी भी तरीके की इंजरी हमारे कंधों में हो सकती है। बढ़ती उम्र की वजह से भी कई दिक्कतें जो हैं शोल्डर्स में देखने के लिए मिलते हैं। और ऐसे में आखिर जब ट्रीटमेंट हो रहा होता है, जब सर्जरी के बारे में बताया जाता है या डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो पेशेंट्स अमूमन काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि पेशेंट्स ये सोचते हैं कि सर्जरी कराएं या नहीं कराएं। आज इसी के बारे में हम जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं फरीदाबाद में। और मेरे साथ आज हमारे गेस्ट मौजूद होंगे डॉक्टर प्रियदर्शी अमित, जो कि एमबीबीएस हैं, एमएस हैं, एफआरसीएस हैं और ऑर्थोपेडिक हैं ही, साथ ही स्पोर्ट्स इंजरी जैसे कई और प्रॉब्लम्स को वो हैंडल कर रहे हैं अपर लिम्स में ख़ास करके। और आप उनकी पूरी डिजिग्नेशन जो है यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो उन्हीं से अभी हमने चर्चा की है और शोल्डर रिप्लेसमेंट को लेकर उन्होंने क्या कहा है और आखिर किस तरीके से सर्जरी है, ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, उस पर हमने चर्चा की है। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर अमृता हॉस्पिटल में या वो खुद किस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी भी व्यक्ति को और कब पड़ सकती है, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे। तो अभी के सिचुएशन में जो रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट है उसके इंडिकेशन बहुत बढ़ गए हैं। जब आपकी कार्टिलेज पूरी डैमेज हो जाती है तब हम उसे रिप्लेस करते हैं। तो ये शोल्डर है, शोल्डर में ये सारी आपकी मसल्स हैं, आगे पीछे ऊपर में। जब ये टेयर हो जाता है जिसको हम रिपेयर नहीं कर पाते हैं। रिप्लेसमेंट हुई है, ये कितनी लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है? सो मेरे एक्सपीरियंस में 15 to 20 ईयर्स। तो आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर वो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आ जाएगा, तो फिर हम शुरू करेंगे रोबोटिक शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम अमृता हॉस्पिटल में मौजूद हैं और ये फरीदाबाद में मौजूद है ये हॉस्पिटल। और हम बात करने वाले हैं शोल्डर रिप्लेसमेंट के बारे में, कंधों का रिप्लेसमेंट। आजकल बहुत सारे लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि आखिर जो हमारे कंधों में लगातार दर्द होने लग गया है और कई बार उन्हें सजेशंस भी मिल जाते हैं कि शोल्डर रिप्लेसमेंट करा लो, तो इसको लेकर बहुत बड़ा डर है। और इसी पर आज हम जानकारी लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर प्रियदर्शी अमित। सर, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि आपके पास जो मरीज आते हैं, जो शोल्डर रिप्लेसमेंट्स को लेकर सवाल उनके होते होंगे, वो क्या होते हैं? पहला तो क्वेश्चन वो पूछते हैं कि हाँ जी, ये शोल्डर रिप्लेसमेंट होता है क्या? क्योंकि अभी के समय में सभी को पता है कि नी रिप्लेसमेंट होता है, हिप रिप्लेसमेंट होता है, लेकिन शोल्डर रिप्लेसमेंट बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो उनको तो पहले ये समझाना होता है कि हाँ जी, जितना आपका सक्सेस आपका नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट में आता है, वैसे ही एक शोल्डर रिप्लेसमेंट भी एक सक्सेसफुल सर्जरी है। और फिर बाकी सारे क्वेश्चंस आते हैं, कितने दिन लगते हैं, क्या खर्चे आते हैं, कितना रिलीफ होता है, सक्सेस रेट क्या है, ये सब। अच्छा, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी भी व्यक्ति को और कब पड़ सकती है, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे। तो शोल्डर रिप्लेसमेंट अभी उसके जो इंडिकेशंस हैं वैरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जब ये स्टार्ट हुआ था आज से 20-25 साल पहले या 30 साल पहले, उस समय बड़े नैरो कंडीशंस थे, एक दो कंडीशंस में हम करते थे। लेकिन अभी के समय में आई थिंक जो हमारा रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट है, बेसिकली जो शोल्डर रिप्लेसमेंट हम करते हैं वो 3 टाइप की होती हैं। एक आधा रिप्लेसमेंट करते हैं, फिर दो एक जिसमें नॉर्मल एनाटमी हम प्रिजर्व करते हैं, जिसको हम टोटल शोल्डर कहते हैं या एनाटॉमिकल शोल्डर रिप्लेसमेंट कहते हैं, या फिर तीसरा होता है रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट, जिसमें हम नॉर्मल एनाटमी आपकी चेंज कर देते हैं, जो कि आपकी एक बॉल एंड सॉकेट के ओरिएंटेशन को हम सॉकेट एंड बॉल कर देते हैं, रिवर्स करते हैं, तो वो रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट होता है। तो अभी के सिचुएशन में जो रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट है उसके इंडिकेशन बहुत बढ़ गए हैं। किस तरीके के सिम्टम्स तो जो शुरुआत हुआ था उसमें आर्थराइटिस से होता था। जैसे जानते हैं कि आर्थराइटिस जब एंड स्टेज होता है, जब आपकी कार्टिलेज पूरी डैमेज हो जाती है, तब हम उसे रिप्लेस करते हैं, तो वो एक इंडिकेशन है। लेकिन जो अभी के समय में जो मोस्ट कॉमन कंडीशन है, रोटेटर कफ टेयर में होता है। एक जो शोल्डर होता है, अगर आप इस मॉडल को देखोगे, जैसे ये मॉडल है, तो ये शोल्डर है। शोल्डर में ये सारी आपकी मसल्स हैं, आगे पीछे ऊपर में। तो ये सारी मसल्स ना आपके शोल्डर को मूव करती हैं। जब ये टेयर हो जाता है, जिसको हम रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो ये कफ डेफिशिएंट कहते हैं इसे, जबकि आपकी मसल गायब होगी। और जब गायब हो जाती है तो आपके कंधे को ऊपर उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू नीड मसल्स, राइट। तो उस कंडीशन में हम रिवर्स ओरिएंटेशन का रिप्लेसमेंट करते हैं, जिसमें आपके जैसे ये
बॉल एंड सॉकेट है तो बॉल हम अंदर रखते हैं, सॉकेट बाहर रखते हैं। तो उस केस में आपकी जो बाहर वाली बाजू होती है उसके सहारे आपका कंधा उठ जाता है। तो वो एक मोस्ट कॉमन कंडीशन है। तीसरा कंडीशन आता है जब आपको पहले कोई फ्रैक्चर हो गया है। तो जब फ्रैक्चर बहुत मतलब जब चूड़े चूड़े हो जाते हैं, वेरी वेरी स्मॉल फ्रैगमेंट्स, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस केस में भी हम करते हैं। कभी आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, प्लेट्स, स्क्रू, नेल, जो भी आपके पास इम्प्लांट होते हैं, लेकिन हमेशा वो काम नहीं करता है। जब वो फेल हो जाता है तब उस केस में भी करते हैं हम। फिर आपके जो कैंसर्स होते हैं, ट्यूमर्स होता है, उस केस में भी करते हैं। तो इसकी इंडिकेशन अभी से पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखने के लिए मिलती है। ये मेरा सबसे पहला सवाल होना चाहिए था कि आखिर शोल्डर रिप्लेसमेंट जो हम बात कर रहे हैं, ये टॉपिक ये है क्या चीज़? ये क्या है? इसको हम ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें सबसे पहले। नाम से समझ में आता है, शोल्डर रिप्लेसमेंट है तो शोल्डर का होगा, कंधे का होगा। रिप्लेसमेंट है तो इसमें बोन और जॉइंट को रिप्लेस करते हैं हम आर्टिफिशियल इम्प्लांट से, जिसमें आपकी मेटल और प्लास्टिक होती है। तो आपके जो जॉइंट सरफेस हैं, जॉइंट सरफेस को हम काटते हैं। उसके ऊपर जितना स्पेस बनता है उस पर हम मेटल का डालते हैं। मेटल का कोई भी जो कोबाल्ट क्रोम होता है, टाइटेनियम होता है, बहुत सारे मेटल्स इसमें यूज़ होते हैं। और जो जॉइंट सरफेस होता है, जैसे दो मेटल शोल्डर में संभव नहीं होता है, दो मेटल के बीच में हम प्लास्टिक डालते हैं, जो कि स्मूथ लेयर होता है, जिससे सहारे आपको फ्रिक्शनलेस मूवमेंट आता है। तो ये जो रिप्लेसमेंट हुई है, ये कितनी लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है? सो मेरे एक्सपीरियंस में 15 to 20 years। 15 to 20 years। और ज़्यादातर किन्हें आप सजेस्ट करते हैं कि वो रिप्लेसमेंट के लिए जाएं? आई थिंक ये सब्जेक्टिव होता है। इसमें पेशेंट की विशेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और पेशेंट की जो फंक्शनल कॉम्प्रोमाइज़ है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो जैसे शोल्डर एक ऐसा जॉइंट है जिसमें कंपनसेशन की ना बड़ी ज़्यादा स्कोप है। इट्स नॉट लाइक कि हाँ नी जॉइंट है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, कंपनसेशन नहीं आता है। लेकिन शोल्डर ना एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है जिसमें बहुत सारे मसल्स होते हैं। तो अगर आपकी एक चीज़ ख़राब है, दूसरी चीज़ से कंपनसेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कफ टेयर बोला, रोटेटर कफ टेयर, जो मसल की डैमेज है, अगर आपकी अंदर की मसल डैमेज है, स्टिल आपकी बाहर की मसल इंटैक्ट है, वो सही है, उससे आप कंपनसेट कर सकते हो। तो उन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिकली अगर आपको ऐसी डिजीज़ है, जैसे कुछ डैमेज है, एमआरआई सजेस्ट करता है हाँ आपको कराने की ज़रूरत है रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट या कोई भी शोल्डर रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर आपको उतनी सिम्टम नहीं है तो हम नहीं करते हैं। तो जो भी डिज़ीज़ है, जब आपको सिम्टम्स उस लायक बढ़ जाते हैं, जब आपने अपने बाकी सारी चीज़ें करके देख लिया, दवाइयों से, इंजेक्शन से कोई फ़ायदा नहीं होता है, तब हम जाके उनको रिप्लेसमेंट सजेस्ट करते हैं एज द लास्ट रिजॉर्ट। तो आपने मुझे कुछ सिम्टम्स के बारे में भी बताया भी, लेकिन फिर इसके अलावा कोई और सिम्टम्स, जैसे कि पेन बहुत ज़्यादा होना, और वो पेन किस लेवल तक बढ़ सकता है कि आप उस पेशेंट को तब सजेस्ट करते हैं कि नाउ यू आर इम्पॉर्टेंट, कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप रिप्लेसमेंट के लिए जाइए? वो पेन किस हद तक बढ़ सकता है? पेन सिवियर होना चाहिए, नॉर्मल डे टू डे फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कि आप हाथ का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे यूजुअली हम ना एल्डरली पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, नॉट द यंगर पॉपुलेशन। तो एल्डरली पॉपुलेशन में आप जैसे काम करना चाह रहे हैं, किचन में काम करना चाह रहे हैं, वो दिक्कत है। ऊपर वाले जो शेल्फ्स होते हैं उससे सामान आप उतार नहीं पाते, उसमें डिफ़िकल्टी आती है। या फिर आपकी ड्रेसेस हैं उसको हैंगर में टांगना चाह रहे हैं ऊपर, उसमें दिक्कत आए। रात में सोने में आपको दिक्कत आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, दिन भर डिप्रेस्ड आप गुजार रहे हो, या फिर सुबह उठे तो बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो ये पेन है, आपकी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट है, जैसे आप अपने पीछे में हाथ नहीं ले जा पाते हैं, काफ़ी लोग करते हैं। हाँ, तो वो सब चीज़ें आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। और कुछ लोग हाई डिमांड प्रोफेशनल्स होते हैं, आप रिटायर्ड हैं फिर भी आपको गोल्फ खेलना ज़रूरी होता है, बैडमिंटन खेलना ज़रूरी होता है। जब हाथ ऊपर नहीं जाएगा तो शायद आप ये सब काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी इतनी ज़्यादा फंक्शनल कॉम्प्रोमाइज़ है, स्टिफनेस है, मूवमेंट लिमिटेड है, पेन आउट ऑफ कंट्रोल है, आपकी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ गड़बड़ हो रही है, तब डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए। तो आपके पास किस तरीके के पेशेंट्स आते हैं? लाइक शोल्डर जो फ्रैक्चर है वो तो किसी भी एज में हो सकते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक एज तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक ओल्ड एज का पर्सन ज़्यादा आपके पास आ रहा है पेशेंट, या फिर एक यंग एज का पेशेंट ज़्यादा आ रहा है, या स्पोर्ट्स पर्सन ज़्यादा आ रहे हैं? कौन से वो पेशेंट? तो मेरी जो क्लिनिक में मैं जिनको सजेस्ट करता हूँ वो एल्डरली पॉपुलेशन होते हैं। कुछ यंग जनरेशन होते हैं जिनको इसकी ज़रूरत पड़ती है, वो सिलेक्टेड होते हैं। लेकिन उस समय हमें भी वो लगता है कि इस जनरेशन में हमें थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसकी लॉन्जिविटी बोलें तो हार्डली 15 to 20 years है। यंगर पॉपुलेशन में वो 15 घट के 10 to 15 हो जाता है। तो एक बार जब वो फेल करता है देन यू हैव टू गो एंड रिवाइज इट। और रिवीजन सर्जरी इज़ ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। सो ये सोच के कहते हैं कि आप एक रिवीजन करो,
अब दूसरे रिवीजन तक मत जाओ। तो इसीलिए हमारा एज का रहता है कि नियर अबाउट 60, जो लास्ट के 20 ईयर्स है आपकी लाइफ में। यूजुअली 80 ईयर्स एक रफली एक टाइम होता है जब नॉर्मल पॉपुलेशन जीता है। फ्यू फ्यू पीपल कैन मेक इट टू 100 बट फाइन। तो 60 एंड अबाउट वी रिकमेंड। अब ट्रीटमेंट के प्रोसेस पर आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें जो पेशेंट्स हैं उन्हें ट्रीटमेंट का प्रोसेस बहुत जानने की क्यूरियोसिटी होती है। तो प्रोसेस क्या है? स्टार्टिंग से हम बात करते हैं कि पेशेंट आपके पास आता है तो आप किस तरीके से उन्हें समझाते हैं कि शोल्डर रिप्लेसमेंट के लिए तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, टू द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट कि वो सर्जरी रूम में ओटी में जब आप हैं तब कैसे जी। देख के लगे तो थोड़ी सी घबराहट भी होती है कि इतना ज़्यादा कुछ होता है, बट इट्स वेरी सिंपल। इसकी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होती हैं। जो पहले तो आप जब आपके पास प्रॉब्लम है तो आप कंसल्टेशन के लिए आते हैं। यहाँ पे बैठते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, हम लोग गप्पे मारते हैं, हंसी खुशी जो भी है सब कुछ बात करते हैं। आपको एक अच्छे तरीके से सब कुछ समझाते हैं क्या होना है। ओके, आपको ज़रूरत है कि नहीं है, क्या कुछ ऑल्टरनेटिव हैं आपके पास जिसको आप ट्राई करना चाहते हैं और कर सकते हैं। फिर उसके बाद से अगर हमने प्लान बना लिया कि ये सर्जरी ही रिक्वायरमेंट है तो उसकी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में हम बात करते हैं। एक तरफ से आपको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सो इट टेक्स अबाउट हाफ एन आवर। हाँ, उसके बाद से वंस वी हैव मेड अ प्लान कि हाँ हमें जाना है सर्जरी के लिए, उसके बाद से आपकी जो प्री रिक्विजिट होती है कि एटलीस्ट आपकी एज है, आपकी बॉडी ये सर्जरी झेलने लायक है, बिकॉज इट्स अ सर्जरी। तो इन सब चीज़ों में कितना टाइम लग सकता है? आपने मुझे बताया कि कुछ ही घंटों में सर्जरी तो हो गई, लेकिन फिर भी रिहैब में पूरा प्रोसेस कैसे? सो रिहैब में 2 to 3 मंथ्स आप मान के चलें। हाँ, कुछ लोगों को 3 मंथ से ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ये रिहैब की पोटेंशियल जो होती है पर्सन टू पर्सन वैरी होती है। जैसे अगर बहुत ही एथलेटिक बॉडी है, बहुत ही फिट है, मोटिवेटेड एक्सरसाइज करने को, तो उनकी रिहैब जल्दी हो जाएगी। जो कोई थोड़ी सी स्लो हैं, दादी माँ हैं, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि हाँ थोड़ी सी स्लो होगी उनमें। लेकिन वही है कि हाँ 3 महीने रफली मान के चले, 2 से 3 महीने की हाँ आपकी रिकवरी हो जाती है, आपकी मसल स्ट्रेंथ वापस आ जाती है। शुरू में कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं एक्सरसाइज के समय कि हाँ आप इन मूवमेंट्स को अवॉइड करोगे, इन मूवमेंट को करोगे। तो उसके लिए स्टैंडर्ड आपकी फिजियो प्रोटोकॉल होती है, फिजियोथेरापिस्ट आपके साथ काम करता है। ये ना ये सर्जरी का एक वो सफ़र जैसा होता है। हाँ, एक साथ चलना है, सर्जन, फिजियोथेरापिस्ट, पेशेंट, वो एक मंजिल होता है। तो अब डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप कर लो। हाँ, साथ मिलते हैं। इसमें आप बात कर रहे हैं कि एडवांसमेंट के बारे में। पहले तो सर्जरी अलग तरीके से होती थी, अब क्या एडवांसमेंट है? अगर हम टेक्नोलॉजी के बारे में ही बात कर लेते हैं, पेनलेस सर्जरीज होने लग गई हैं, बहुत सारी रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं आजकल, तो इस पर आपका क्या कहना है? टेक्नोलॉजी शोल्डर रिप्लेसमेंट बहुत आगे बढ़ चुका है। एक तो होता है कि आप पहले के ज़माने में हमारे पास सीटी नहीं होता था, अब हमारे पास सीटी स्कैन है। हाँ, पहले हम एक्सरे पे देखते थे, आई बॉलिंग करते थे, फिर सर्जरी करते थे। अब है कि सीटी स्कैन को देखते हैं, फिर सीटी स्कैन को हम कंप्यूटर पे डालते हैं, उसकी सॉफ्टवेयर प्लानिंग होती है जो कि जिसमें हम इम्प्लांट को पोजीशन कितना करते हैं, उसकी साइजेस हम एसेस करते हैं, उसकी पोजीशन सब कुछ उस पर हो जाता है। उसमें हमें पता भी चल जाता है कि ऐसे हम इम्प्लांट करेंगे तो हमें हमारी मूवमेंट बाद में कितनी होने वाली है। सो ये बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं कंपनी ड्रिवन। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो वो सब हम यूज़ करते हैं कंपनी के जो भी इंडस्ट्री ड्रिवन। दूसरा जो अभी है, एक एआई का भी इसमें आ चुका है, वर्चुअल प्लानिंग का भी आ चुका है। तो वर्चुअल रियलिटी सॉरी, तो उसमें क्या होता है कि इसमें एक जैसे चश्मा नहीं होता है, अगर आपने मूवीज़ देखा है, जो फिर अभी प्ले जो गेम स्टेशंस होते हैं, प्ले स्टेशंस होते हैं, उसमें आप वो लगा के अपना खेलते हैं। तो सेम वे इसमें भी होता है कि आपके सामने सभी कुछ जो भी आपने सीटी स्कैन पे प्लान किया है वो आपके सामने आ जाता है। तो पेशेंट्स आपके सामने लेटे हैं, उन पे आप ऑपरेट कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपको एग्जैक्टली कितना काटना होता है। तो उसमें आप सामने अपनी सीटी स्कैन को निकालो, उसमें देखो कहाँ पे आपको कट्स लेने हैं, कहाँ पे आपको इम्प्लांट लगाने हैं। तो वो सब वर्चुअल रियलिटी से भी आप करते हैं। जो लेटेस्ट हम वेट कर रहे हैं अभी इसमें रोबोटिक आने का। रोबोटिक का भी आने का वेट चल रहा है। तो नी में तो बहुत बहुत ज़्यादा आ गया, हिप में आ चुका है, लेकिन अभी जो हमारी स्ट्राइकर कंपनी है, एक कंपनी है, तो वो अभी शोल्डर में वो सॉफ्टवेयर बना रही है। तो आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर वो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आ जाएगा, तो फिर हम शुरू करेंगे रोबोटिक शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी। और इसके लिए बहुत तेज़ी से अब तैयारी भी चल रही है। बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा आपके लिए है कि आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है कि एक पेशेंट से बात करना, उसे प्रिपेयर करना, क्योंकि आपने मुझे बताया कि 10 to 15 ईयर्स ही इसकी लॉन्जेविटी होती है, तो राइट। सो above 60 पेशेंट्स। कैसे आप प्रिपेयर करते हैं और आपके लिए कितना हार्ड हो सकता है? A primary normal shoulder replacement, I don't think it's hard.
वो उसकी स्टैंडर्ड है, वी आर वेल ट्रेंड। मतलब ट्रेनिंग भी एक्सटेंसिव करनी होती है बिफोर यू कैन डू दिस सर्जरी। ऐसा नहीं कि आप बस एक सुबह में शुरू कर दिया कॉलेज से, हाँ, ये वैसी सर्जरी नहीं है, नहीं तो उसमें एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्राइमरी शोल्डर है उसके लिए हमें कुछ खास प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता है, इजी पीजी होता है। लेकिन जो एक कॉम्प्लेक्स होता है, जब आपके पास जब कहते हैं ना कि जब जैसे ये शोल्डर आर्थराइटिक हो चुका है, उसमें बोन लॉस मतलब कि आपके पास ना जितना होना चाहिए हड्डी, उतनी हड्डी नहीं बचती है आपके पास, बहुत छोटी हड्डी पड़ती है। तो वो सब कॉम्प्लेक्स केसेस हो जाते हैं। तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत होती है। कितनी बारी हम क्या करते हैं कि सीटी स्कैन कंपनी को भेज के उसके लिए स्पेशल इम्प्लांट ऑर्डर करते हैं जो कि उसमें लग पाए, नहीं तो आपके जो नॉर्मल इम्प्लांट्स है उसमें फेल हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग केस हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स ईजी। सो पेशेंट्स के लिए भी थोड़ा आसान होता है डॉक्टर से बात करना, अगर डॉक्टर इतना कॉन्फिडेंट हो तो। ओके, अब आफ्टर ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें, मतलब इट्स अ सर्जरी, सो कुछ रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस होंगे इसमें, बट नथिंग इज़ लाइक 100% सेफ। तो जो इनिशियल जो हमें लगता है कि हाँ कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, जो डिसलोकेशन का एक रिस्क होता है कि आपने रिप्लेसमेंट कर दिया और जोड़ अपनी जगह से बाहर निकल आया। तो स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स आपकी टेक्निक सही होनी चाहिए जो कि डिसलोकेशन ना हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट है कि जितनी हम प्रिकॉशन देते हैं पेशेंट को वो भी उनको लेनी चाहिए। जैसे आप इनिशियली जैसे सर्जरी हुआ उस समय अपना हाथ ऊपर उठाना ना शुरू करें, जितनी हमने रेंज बोली है उतना ही उठाएं, उससे ज़्यादा उठाएंगे विग्रस फोर्स उठाएंगे, जैसे कोई सामान उठा लेंगे या फिर किसी दरवाजे को पुश कर देंगे, जो भी हेवी चीज़ें हैं उसको अवॉइड करनी होती है। आखिरी मेरा सवाल आपसे और होगा सर कि ये तो बात हुई कि ट्रीटमेंट किस तरीके से हो रहा है, प्रोसीजर्स क्या है या एडवांसमेंट क्या है। अब बात कर लेते हैं पेशेंट्स के बारे में कि आखिर पेशेंट्स कौन कौन से लोकेशन से आप तक पहुंच रहे हैं। फिलहाल हम फरीदाबाद में हैं, लेकिन आप तक पहुंचने का रेंज क्या है। अभी हम अमृता हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, ये देश का वन ऑफ द फेमस हॉस्पिटल है, तो डेफिनेटली इसकी रीच बहुत जगह है। तो हमारे यहाँ पेशेंट्स इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर से हैं, फरीदाबाद के तो लोकल जो हैं ही हैं, जो यहाँ के अपने पेशेंट्स हैं सेम सिटी के, दिल्ली एनसीआर से भी हैं, जैसे गाजियाबाद हुआ, आपके सोनीपत हुआ, हर जगह से आ रहे हैं। दिल्ली के बाहर, एनसीआर के बाहर आई थिंक यूपी से, एमपी से, कर्नाटका से, उड़ीसा से, बिहार से, कश्मीर से, आई थिंक एक पेशेंट जो आए थे मणिपुर से। सो ये आउटरीच है। बस आउट ऑफ इंडिया से भी पेशेंट्स आपके पास। डेफिनेटली, मतलब इंटरनेशनल पेशेंट मैंने बोला नहीं, हाँ एक मेजर चंक है इंटरनेशनल का जिनको ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज वहाँ भी लोग देखते हैं, हॉस्पिटल के बारे में सर्च करते हैं, मेरे बारे में सर्च करते हैं, तो वो खोज स्टडीज़ भी की हुई है यूके से। हाँ, तो वो भी कनेक्शन है, तो वो भी काम आता है। हाँ, तो यूरोप से हुआ या फिर न्यूजीलैंड से भी हैं, तो ऐसे देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रियदर्शन। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी पूरी जानकारी। और जैसे अभी हमने शोल्डर रिप्लेसमेंट के बारे में बात की है और हालिया ही एक पॉडकास्ट भी हमने शूट किया था ओवरऑल इनके एक्सपीरियंस को लेकर, सर के एक्सपीरियंस और स्टडीज़ को लेकर किस तरीके से ओटी में चैलेंजेस होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चैलेंजेस एक डॉक्टर की लाइफ में, एक ऑर्थोपेडिक की लाइफ में क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, उस पर तो हमने बात की ही है। और साथ ही क्या प्रिकॉशंस है वो इस वीडियो में हमने पूरा कवर कर लिया। अब आगे जो नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट होने वाली है उसमें हम एल्बो पर बात करेंगे या फिर हम रिस्ट रिप्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। और आप भी अगर किसी भी तरीके की इनमें से किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ आगे भी यूं ही जुड़े रहिए।